हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी छुट्टियों में भी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जो आज हम ले रहे हैं वो है पाठ 3 कक्षा 8 का परमाणु की संरचना। यह पाठ मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगी इसमें एक साथ। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि इसमें मैं क्या क्या आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। तो इसके कंटेंट्स जो हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है पदार्थ, परमाणु, अणु, तत्व और यौगिक। इनकी परिभाषाएं, इनको हम समझेंगे कि ये क्या होते हैं। दूसरा टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जो परमाणु सिद्धांत है वो सबसे पहले डाल्टन ने दिया था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर परमाणु का संगठन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। फिर नेक्स्ट होगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उसके बाद हम पढ़ेंगे नील बोर्ड का परमाणु मॉडल। फिर परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं और समस्थानिक क्या होते हैं। इसके बाद आयनों का बनना, कि आयन कैसे बनते हैं और संयोजकता कैसे निकाली जाती है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले जो इसमें है वो है पदार्थ, और या द्रव्य भी कहते हैं इसको। तो पदार्थ क्या होता है बच्चों? पदार्थ वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। मतलब या तो वो स्थान घेरता हो और इसमें थोड़ा सा भार हो, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पदार्थ। जैसे कुर्सी, मेज, किताब, ये सभी पदार्थ हैं। फिर आता है परमाणु। परमाणु क्या है? पदार्थ का सूक्ष्म अविभाजित कण। मतलब पदार्थ का सबसे छोटा कण जो कि अविभाजित है, मतलब जिसको विभाजित या जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, वो कहलाता है परमाणु। थर्ड नंबर पे आता है अणु। अणु क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। ये परमाणु सबसे छोटा कण है। इसके बाद जब परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो उससे बन जाता है अणु। फिर आता है तत्व। तत्व क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, ये अणु हो गया है। फिर आता है तत्व। दो या दो से अधिक समान प्रकार के परमाणु। देखो, अणु बना परमाणुओं से। तत्व क्या होता है? तत्व में समान प्रकार के परमाणु होते हैं, तो वो बन जाता है तत्व। जैसे हाइड्रोजन का तत्व, यहाँ पे एक H है प्लस H इक्वल टू H2। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का एक परमाणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु है, दो परमाणु मिले सेम परमाणु है और बना लिया हाइड्रोजन का एक अणु। ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों यौगिक। यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक असमान प्रकार के परमाणु मिलकर यौगिक का अणु बनाते हैं। इसमें क्या है? असमान प्रकार, जबकि तत्व में क्या था? समान प्रकार के परमाणु। बस यही दोनों में डिफरेंस है कि तत्व में समान प्रकार के परमाणु मिलते हैं और यौगिक में असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं और यौगिक बनाते हैं। एग्जाम्पल है H प्लस Cl इज इक्वल टू HCl। इसमें हाइड्रोजन का एक परमाणु है, क्लोरीन का भी एक परमाणु है और बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु। अब यहाँ देखिए H अलग है, Cl अलग है, दोनों अलग अलग हो गए परमाणु और इससे बन गया है यौगिक। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एक काल्पनिक परिकल्पना है। मतलब इसका कोई प्रयोग नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कल्पना के पर आधारित थी ये परमाणु सिद्धांत जो था डाल्टन का। सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने ये परिकल्पना दी थी। और किससे रिलेटेड है ये है द्रव्य की संरचना, मतलब पदार्थ की संरचना कैसी होती है एवं परमाणु संबंधित सुव्यवस्थित विचार। उन्होंने अपने विचार को, अपनी संरचना को, जो उनके दिमाग में था, उसको एक सिद्धांत दिया था, उनका नाम दिया था, जिसका नाम है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातें क्या थी इसके सिद्धांत की? पहली बात थी कि पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। इन्होंने कहा था कि जो पदार्थ होता है वो बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है, जिसको हम परमाणु कहते हैं। ये हम पहले भी बता चुके हैं। परमाणुओं को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है, ये भी एक इनकी विचारधारा है। परमाणु अविभाज्य होता है, मतलब इसको हम विभाजित नहीं कर सकते। तब तक यही सोचा जाता था कि इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। फिर एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। ये भी हम पहले बता चुके हैं कि परमाणु जो होते हैं भार, आकार व अन्य गुणों में समान होता है तत्व के परमाणु, लेकिन दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। और परमाणु सरल
अथवा मतलब पूर्णांक अनुपात में संयुक्त रहते हैं। मतलब जो परमाणु हैं वो सरल अनुपात में रहते हैं, जैसे कि HCl है तो HCl में H एक है, Cl एक है, पूर्णांक है, सरल अनुपात में है, ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा H2O है, यहाँ पे क्या है H2 है, O एक है। इसका मतलब है कि सरल अनुपात रहता है, ये नहीं कि वो भिन्नों में आ रहा है, इस तरह का नहीं होता है। परमाणु का संघटन, डाल्टन के अनुसार क्या था कि परमाणु अविभाज्य कण है, मतलब इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। जबकि यह अवधारणा बाद में गलत साबित हुई, क्योंकि परमाणु को 3 मूल कणों में विभाजित किया जा सकता है, जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 कण हैं। अब इन 3 कणों को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला कण है इलेक्ट्रॉन। इसका आविष्कार किया था सर जे थॉमसन ने, और इस पर जो आवेश है, चार्ज है, वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश। ऋण मतलब माइनस, ऋण आवेश होता है इस पे 1 इलेक्ट्रॉन पर इकाई, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर 1। द्रव्यमान है इसका बच्चों हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग। और संकेत क्या है, इसको हम लिखते हैं स्मॉल ई, ऊपर एक माइनस का साइन, जिससे पता लगता है कि इस पर माइनस का चार्ज होता है। सेकंड है प्रोटॉन। प्रोटॉन का आविष्कार किया था, खोज की थी इसकी गोल्डस्टीन ने, और नाम दिया था इसको रदरफोर्ड ने, ठीक है। खोज आविष्कार था गोल्डस्टीन और नाम दिया था रदरफोर्ड ने। आवेश है इस पे 1 प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश। धन का मतलब है बच्चों प्लस, कि प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज। द्रव्यमान है इसका हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर, और संकेत है इसका P। थर्ड है बच्चों न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था जेम्स चैडविक ने, और आवेश है इस पे उदासीन, मतलब ये उदासीन है, ना तो इस पर प्लस है और ना ही माइनस है, कोई सभी इस पर चार्ज नहीं होता है, इस पे 0 होता है, विद्युत उदासीन है। और द्रव्यमान है इसका हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर, और संकेत है इसका N। अब हमें इनके आविष्कारों की खोज, जो मतलब इनके तीनों कणों के आविष्कारों को हमें याद करना है, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला है जो कि हमें भी हमारे टीचर्स ने बताया था बचपन में। तो उसका है ईंट पर नाच। क्या है, ईंट पर नाच। ईंट में देखो E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन का थॉमसन ने, P पर में P फॉर प्रोटॉन और R फॉर रदरफोर्ड, प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने। नाच में N फॉर न्यूट्रॉन एंड Ch फॉर चैडविक। तो ईंट पर नाच, इस तरह से हम इसके खोज जो आविष्कारक है उनके हम सीक्वेंस को लर्न कर सकते हैं। परमाणु रचना मॉडल। अभी हमें पता है कि परमाणु में 3 कण होते हैं, लेकिन वो 3 कण जो हैं परमाणु में वो किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, इसी को हम बोलते हैं रचना मॉडल। और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं टॉपिक को आज। परमाणु में कणों की खोज के पश्चात उनके स्थान को निर्धारित करना एक समस्या था। खोज हो चुकी है, लेकिन उनका हमें स्थान निर्धारित करना है कि वो कहाँ पर होते हैं। इसके लिए 3 वैज्ञानिकों ने आधुनिक परमाणु संरचना मॉडल प्रस्तुत किए। 3 ने दिए थे। पहला मॉडल है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, और तीसरा है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन का, रदरफोर्ड का एंड नील बोर का मॉडल। तो हम जो आज की वीडियो में पढ़ेंगे वो पहला मॉडल पढ़ेंगे, जो कि है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं बच्चों। जो जे थॉमसन का मॉडल था, इसके मुख्य बिंदु निम्न हैं। पहला है परमाणु 10⁻⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला होता है। मतलब एक ठोस गोला है जिसका व्यास 10⁻⁻10 होता है, ठीक है। यह गोला प्रोटॉनों के कारण धनावेशित रहता है। हमने आपको बताया था जो इसका प्रोटॉन कण है उस पे धन आवेश होता है। तो उन्होंने कहा था कि जो गोला है उसमें सब जगह प्रोटॉन भरे होते हैं, जिसके कारण इस पे धनावेश रहता है, प्लस रहता है, ठीक है। इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, कि उस गोले पे है तो धनावेश, लेकिन जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर धसे रहते हैं, जो परमाणु के धनावेश को संतुलित करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता है एक माइनस चार्ज है, ठीक है,
एक प्लस चार्ज है, तो अगर एक माइनस है एक प्लस है तो दोनों को न्यूट्रल कर देगा, तो उस पर कोई भी आवेश नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का एक है, एक ही माइनस है और एक ही प्लस है, एक और एक कैंसिल कर देंगे आपस में बचेगा 0। तो जो इन्होंने कहा कि जो गोला है उसमें प्रोटॉन रहते हैं जिससे वो धनावेश रहता है, और इसमें जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है वो अंदर धंसे हुए रहते हैं जो इसके धनावेश को संतुलित करते हैं। इसको फिगर की हेल्प से भी समझ लीजिए। देखिए ये है एक गोला जिसमें सब तरफ धन आवेश है और इसका व्यास है 10⁻⁻10 मीटर, और जो ऋण आवेश है इसमें धंसा हुआ है जो कि इसको संतुलित बैलेंस कर रहा है। तो यह है जे.जे. थॉम्सन का परमाणु मॉडल। किसी भी प्रयोग के द्वारा इस मॉडल की पुष्टि न होने पर इस मॉडल को समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। मतलब किसी ने भी इसको ये नहीं कहा कि हाँ ये सही है, इसलिए इसको किसी का भी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। ये हुआ हमारा पहला मॉडल जो कि जे.जे. थॉम्सन का था। और फिर रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग करके अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। क्या करा था इन्होंने? अल्फा प्रकीर्णन। ये क्वेश्चन भी आता है कि अल्फा प्रकीर्णन का मॉडल किसने दिया था, तो ये क्वेश्चन का आंसर है रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का मॉडल दिया था। इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें इन्होंने सोने की पतली पन्नी जो कितनी मोटी थी, 0.0004 सेंटीमीटर मोटी। बच्चों एक चीज़ मैं अब यहाँ पे आ गई तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे नंबर है आप इसको 0.0004 नहीं पढ़ेंगे या फिर 3.044 ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे। दशमलव के बाद की संख्याओं को हम अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे 0.0004, ठीक है। सेंटीमीटर मोटी थी ये सोने की पतली पन्नी थी, और इस पर इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की बमबारी की। मतलब एक पतली पन्नी ली, देखिए यहाँ पे हमने इसको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो ये एक सोने की पतली पन्नी है ये वाली, इस पे इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की बमबारी कराई, खूब सारे अल्फा कण इसके ऊपर फेंके। तो इन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जब अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं तो क्या होता है। पहला है अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार चले गए। जो अल्फा कण थे ये अधिकांश जो अल्फा कण थे ये पन्नी के आर पार चले गए, अर्थात अप्रभावित रहे। अप्रभावित मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ इनके ऊपर, आर पार चले गए। फिर क्या हुआ सेकंड में कि इन्होंने देखा कि कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए। जो कुछ कण थे वो अपने पथ से विचलित हो गए, दैट मीन्स ये वाला यहाँ से आए, अपना ये पथ इनका था लेकिन ये विचलित हो गए और इधर चले गए। सेम हेयर कि यहाँ से आए लेकिन अपने पथ पे इधर ना जाकर इधर चले गए, ठीक है। फिर तीसरा क्या देखा इन्होंने, बहुत थोड़े कण पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए, लेकिन बहुत कम। तो यहाँ के गए, पन्नी से टकराए और वापस आ गए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया वो आप देखिए कि रदरफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत किए गए जो मॉडल था उसके निष्कर्ष क्या थे। इन्होंने कहा परमाणु का संपूर्ण धनावेश, धनावेश मतलब प्रोटॉन, आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, प्लस होता है, केंद्र में उपस्थित रहता है। इन्होंने कहा जो धनावेश है वो केंद्र में उपस्थित है, दैट मीन्स बीच में उपस्थित है, दैट मीन्स ये वाला, ठीक है, ये बीच में उपस्थित रहता है जिसको हम कहते हैं नाभिक, जिसे हम नाभिक कहते हैं। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। ये जो नाभिक है बहुत छोटा होता है परमाणु के कंपैरिजन में और बीच में रहता है, ठीक है। सेकंड क्या कहा इन्होंने, परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन से घिरा रहता है। जो परमाणु का नाभिक है उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो कि ऋणावेशित होते हैं, मतलब चारों तरफ ऋणावेश होता है। प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार चले गए क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। वो जो सीधे चले गए थे बिना प्रभावित हुए, वो क्यों गए, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है वो खोखला है। कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गए क्योंकि नाभिक व अल्फा कण दोनों पर समान आवेश था। क्योंकि देखो ये नाभिक है, प्लस आवेश है, इस पर समान आवेश है, जो इसके पास में गए प्लस है। अल्फा कण जो होता है बच्चे वो भी धनावेशित होता है। जो अल्फा कण है जो इसके पास गया, अब वो क्या हुआ, वो टकराएगा तो है नहीं, वो क्या हुआ यहाँ से इससे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे विचलित हो जाएगा। ये जो इसके पास गए ये भी विचलित हो जाएंगे, लेकिन जो इसके सेंटर पे जाके लगेंगे वो उसी डायरेक्शन में वापस
आ जाएंगे। यही आपको एक्सप्लेन किया है इसमें कि जो विचलित हो गए क्योंकि नाभिक व अल्फा कण दोनों पर समान आवेश था। जो कण नाभिक से सीधे टकराए, देखिए सीधे टकराए हैं जो, वो नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए, द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये है कि जो प्लस है वो नाभिक है जो कि बीच में रहता है, और माइनस चार्ज उसको चारों तरफ से घेरे रहता है जो कि बीच में से बहुत अधिक खोखला होता है। और मोस्टली जो अल्फा कण थे क्योंकि वो हमारे सीधे निकल गए थे, जो इससे बिना टकराए निकल सकते हैं। बच्चों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड ने कहा था जो प्लस पॉइंट धन आवेश है, प्रोटॉन है, वो सेंटर में होते हैं नाभिक में, और उसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से रहते हैं ये इसने कोई डिस्कशन नहीं किया था, कुछ भी नहीं दिया था उसके बारे में। तो नील बोर का जो परमाणु मॉडल है वो इसी चीज़ पर है। तो जो रदरफोर्ड की कमियाँ थी वो नील बोर ने दूर कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान होता है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान, इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके आगे क्वेश्चन आंसर्स में है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में होता है। कहाँ होता है? उसके नाभिक में। और कहा था इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर या अचर कक्षाओं में घूमते हैं। रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वे नाभिक के चारों ओर रहते हैं, लेकिन वो किस तरह से रहते हैं ये उसने नहीं बताया था। तो ये नील्स बोर ने बताया कि जो नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं जो कि स्थिर रहती हैं, कक्षाएं या अचर होती हैं जो मूव नहीं होती हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करता है, घूमते रहते हैं। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है। अधिकतम संख्या निश्चित होती है मतलब जब आप देखो बच्चों बड़ी क्लास में आएंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जो कक्षाएं होती हैं उनमें संख्या निश्चित होती है। पहली में 2 आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, किसी में 8 आते हैं, किसी में 18 आते हैं, इस तरह से 36 भी आते हैं। तो ये जो संख्याएं हैं इनकी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या की 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 से 3 नहीं हो सकता है उस कक्षा में। जैसे कि पहली कक्षा है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो पहली कक्षा में है। जो पहली कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं सबसे ज़्यादा। तो क्योंकि हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए 1 ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, 1 और आ सकता है, लेकिन इस कक्षा में 3 नहीं आ सकते हैं। यही इसने कहा था नील्स बोर ने कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निश्चित होती है कि किस कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यह निश्चित होता है। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, ये क्वेश्चन आता है और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी दिया गया है कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। टॉपिक टिप्पणी लिखिए। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। ये आपको हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये आप हमारी पुरानी वीडियोस में देख लीजिएगा कि जो नाभिक होता है उसमें धनावेश होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो जो नाभिक में धन आवेश है, प्रोटॉनों की संख्या है, वो उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हुआ फॉर्मूला? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं निकालने के लिए कि किसी के परमाणु क्रमांक निकालिए, प्रोटॉनों की संख्या निकालिए। फिर ठीक है, आगे क्या है? परमाणु उदासीन होता है, ये सबको पता है, ना उस पर धनावेश है ना ऋणावेश है। परमाणु जो है वो उदासीन होता है, अतः परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या धनावेश एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऋणावेश बराबर होती है। अब ये बताइए आप, उदासीन मतलब 0। 0 कब होगा? जब उस पर ना तो प्लस हो और ना माइनस हो, तभी तो वो 0 होगा। अगर उस पर प्लस हुआ तो वो धनावेश हो गया, माइनस हुआ तो उस पर ऋणावेश हो गया। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तभी तो 0 है। इसका मतलब उदासीन है तो अगर 2 प्लस है तो 2 ही माइनस है, 1 प्लस है तो 1 ही माइनस है, मतलब जितने प्रोटॉन है उतने ही उस पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी परमाणु में बराबर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या Z बराबर प्रोटॉन की संख्या, P बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या E। मतलब प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। उदाहरण के लिए आप देखिए 1H, ठीक है, 2He, 11Na, ये इनके परमाणु क्रमांक है और इतने ही इनमें प्रोटॉन की संख्या है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इसमें द्रव्यमान संख्या। ये द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान आपको पता है उसके नाभिक में होता है, और नाभिक में हमने बताया था कि जो नाभिक होता है
ये रहा नाभिक का हमने बनाया था अभी। नाभिक जो होता है उसमें प्लस होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्लस के साथ साथ इसमें न्यूट्रॉन भी रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं इसमें, इसके नाभिक में, ठीक है। तो यही दोनों की संख्या जो होती है उसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं कि उसमें कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, ठीक है, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाता है। प्रोटॉन जो प्लस वाले होते हैं, न्यूट्रॉन जो उदासीन होते हैं, इन दोनों की संख्या का योग उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या P प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, दैट मीन्स A इक्वल टू P प्लस N, ठीक है। और एक उदाहरण है इसके बच्चों O16, ठीक है, ये 16 इसकी द्रव्यमान संख्या है, He4 4 Na23, ठीक है। आप ये देखिए कि यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिए हैं इसलिए मैंने थोड़ा सेम लिए हैं। जैसे ये He का 4 द्रव्यमान संख्या है, He की 2 परमाणु क्रमांक है, Na का 23 द्रव्यमान संख्या है और 11 इसका परमाणु क्रमांक है, ठीक है। जैसे इसको हम लिखते हैं इस तरह से, फिर 11 Na23, 11 परमाणु क्रमांक और 23 इसकी द्रव्यमान संख्या, 2 He4 2 परमाणु क्रमांक और 4 इसकी द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब हमने आपको बताया है दो चीज होती हैं, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु संख्या तो उनकी समान होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, तो वे कहलाएंगे समस्थानिक। उदाहरण के लिए आप देखिए कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। प्रोटियम का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो है 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3। हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये है इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, और ये है इसकी द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु संख्या आप देखिए सब में 1 1 1 है और जो द्रव्यमान संख्या है वो यहाँ पर 1 2 और 3, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या इसकी बदल रही है लेकिन परमाणु संख्या नहीं बदल रही है। अब हमने आपको बताया हुआ है कि जो परमाणु संख्या होती है वो बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के, बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के। इसका मतलब है कि इनमें सब में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, क्योंकि परमाणु संख्या इसका प्रोटॉन नंबर है और परमाणु संख्या ही इसका इलेक्ट्रॉन नंबर है। तो ये जो संख्या है सेम है, इसका मतलब प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर इन तीनों में सेम है। तो फिर डिफरेंट क्या हुआ? डिफरेंट हुआ जो मैंने बताया था आपको कि द्रव्य बीच में जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन का नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, तो डिफरेंट क्या हुआ? न्यूट्रॉन का नंबर। इसका मतलब है न्यूट्रॉन का नंबर इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा और इसमें अलग होगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम टेबल के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या क्या है। पहला है हाइड्रोजन के समस्थानिक में प्रोटियम, परमाणु संख्या इसकी 1 है, ड्यूटेरियम की भी 1 है और ट्राइटियम की भी 1 है। द्रव्यमान संख्या प्रोटियम की 1 है, ड्यूटेरियम की 2 है और ट्राइटियम की 3 है। तो इसके फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है। अब देखिए प्रोटॉन की संख्या जो है परमाणु संख्या होती है वही इसकी प्रोटॉन की संख्या होती है। तो दोनों ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 सेम। जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। अब आ जाइए न्यूट्रॉन की संख्या पे। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन, मतलब P प्लस N, ये हमने पढ़ा था अभी पहले। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या? अगर हम द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या माइनस कर देंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। द्रव्यमान संख्या को हम लिखते हैं A से, है ना। तो N क्या हो गया? N बराबर A माइनस P। A है इसका द्रव्यमान संख्या जो है इसकी, यहाँ पर 1 है, 1 में से 1 गया, प्रोटॉन की संख्या ये हो गया A, ये हो गया इसका P। तो 1 माइनस 1 0 न्यूट्रॉन की संख्या, 2 माइनस 1 1 न्यूट्रॉन की संख्या और 3 माइनस 1 2 न्यूट्रॉन की संख्या। इसलिए इसमें क्या हुआ? न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटियम में 0 है, ड्यूटेरियम में 1 है और ट्राइटियम में 2 है, ठीक। आयनों का बनना, आयन कैसे बनते हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, बच्चों को नहीं अच्छे से एक्सप्लेन होता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है इसको। अभी तक आपने क्या पढ़ा है वो हम एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि आयनों का बनना उस पर बहुत डिपेंड करता है। परमाणु में 3 कण होते हैं, सबको पता है ये, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश व प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, माइनस वाला एंड प्लस वाला, इलेक्ट्रॉन माइनस एंड प्रोटॉन प्लस। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या होता है, उदासीन, ना तो प्लस है ना ही माइनस है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, अतः परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। उदासीन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्लस और माइनस बराबर होंगे तभी वो उदासीन होगा। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर कर लेना कि जितने, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही प्रोटॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है 3 प्रोटॉन होंगे, तभी ये उदासीन कहलाएगा, अदरवाइज ये उदासीन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, अतः परमाणु उदासीन होता है। अब आप सोचिए क्या होगा अगर उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए या एक इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ जाए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि सपोज कीजिए आपके पास एक परमाणु है, ठीक है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है। प्रोटॉन पे आपको पता है धनावेश होता है, वैसे इसको ऐसे लिखते नहीं है बट मैं आपको समझाने के लिए प्लस लगा रही हूँ जिससे आपको ध्यान रहे। तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज है, 3 प्रोटॉन मतलब प्लस है इसके पास। ठीक है, अब आप क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन घूमता फिरता यहाँ पर आया और इसके साथ जाके जुड़ गया। अब कितने इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, और प्रोटॉन कितने हुए, 3 और 4। ठीक है, अब ये बताइए कौन सा ज़्यादा है, माइनस ज़्यादा है, आपको क्लियर दिख रहा है ना, माइनस ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1 नंबर, 1 नंबर माइनस का ज़्यादा है। इसका मतलब माइनस का ज़्यादा है, इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज आ गया, 1 माइनस चार्ज। कौन सा, 1 माइनस। ठीक है, अब आप सोचिए एक ऐसा ही सेम वो है जिस पे 3 इलेक्ट्रॉन है 3 प्रोटॉन है। अब इसके बेचारे को यहाँ बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए इसने क्या किया, इसलिए इसने सोचा बाहर घूम के आता हूँ चलो। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ठीक है, अब 3 में से एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गया है, तो यहाँ कितने बचे, यहाँ बचे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ प्रोटॉन कितने बचे, प्रोटॉन तो वहीं के वहीं है, प्रोटॉन बचा 3। अभी सोचिए क्या हुआ, 3 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, कौन सा ज़्यादा है, ज़्यादा है प्लस का। कितना ज़्यादा है, 1 नंबर ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज आ गया, 1 प्लस चार्ज। ठीक है, आया समझ में। अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन बाहर से इसमें आता है, दैट मीन्स माइनस का चार्ज आ रहा है, तो इस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आ रहा है इसका, तो उसमें क्या होगा, 1 प्लस का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बाहर आ गया है, इसलिए जितने माइनस बाहर आएंगे उतने ही उस पर प्लस आ जाएगा। समझ में आया। अगर आपको क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं फिर से एक और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी। चलिए तो आगे देखते हैं, इसमें इसका एग्जाम्पल भी है। ठीक है, एग्जाम्पल तो भी हम देख लेंगे, पहले हम इसको देखते हैं कि लिखते कैसे हैं। अगर यही चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है उसको लिखना कैसे है। परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर परमाणु धन आवेशित व इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर परमाणु ऋण आवेशित हो जाता है। मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि निकलेगा तो धनावेश आ जाएगा और जुड़ेगा तो ऋण आवेश आ जाएगा। अतः किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने या जुड़ने पर प्राप्त आवेशित कण आयन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जब निकला था तो प्लस का हो गया था, जब जुड़ा था तो माइनस का हो गया था, तो उस पर क्या आ गया, आवेश आ गया था। तो इसलिए उसको, जिस पे आवेश हो जाता है, जिस कण पर आवेश आ जाता है, उसको हम बोलते हैं आयन। ठीक है, और चलिए अब उदाहरण पर आते हैं। उदाहरण है इसके, देखिए हम सोडियम का एग्जाम्पल लिया है इसमें। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 11। 11 का मतलब है उसमें 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक है 11। अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो कितने बचे अंदर, 10। अब 10 बचे हैं तो धनावेश, कितने का धनावेश, मैंने कहा था जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतना ही उस पर धनावेश आ जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो एक ही उस पर धनावेश आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये है Na सोडियम, Na प्लस प्लस E माइनस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर आ गया है तो सोडियम पर 1 प्लस का चार्ज आ गया है और ये धनावेशित हो गया है। चलिए इसको मैं उसके थ्रू भी समझते हैं। पहली शेल जो होती है, पहली कक्षा जो होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 8 10, और जो एक बचा है वो तीसरी कक्षा में जाएगा। अब ये अकेला बेचारा घूम रहा है, इसने सोचा कि अब एक तो कमज़ोर होता है ना, बहुत सारे होते हैं तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन एक अकेला कमज़ोर है, कोई भी इसको अपने पास खींच लेगा। तो क्या होगा कि ये जो अकेला है ये जो है बाहर निकल जाएगा। अब जब ये बाहर निकल गया, यहाँ तो ऑलरेडी 11 है,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन 11 थे बट इसके बाहर निकलने से 10 बच गए, तो एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया ना। जब एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो इस पर क्या होगा, एक प्लस का चार्ज आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम प्लस। तो ये है सोडियम का आयन। होपफुली बच्चों मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करी है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संयोजकता। जो संयोजकता है वो क्या होता है, संयोजकता किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है। देखो संयोजकता क्या है कि किसी भी चीज़ के साथ संयोग करने की कैपेसिटी, कि वो किसी के साथ जुड़ रहा है तो कितनी पावर से जुड़ रहा है, कितने, तो ये सब है संयोजकता। अब हम क्योंकि हाइड्रोजन का हमें पता है कि एक परमाणु क्रमांक होता है, इसलिए हम जो इसको एक्सप्लेन करेंगे, परिभाषित करेंगे, वो हाइड्रोजन के रेफरेंस में करेंगे। तो अब ये देखना है कि कोई परमाणु है वो कितने हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, उसको हम कहते हैं संयोजकता। जैसे HCl में Cl की संयोजकता 1 है। क्यों? क्योंकि Cl जो है वो कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन से। जब एक परमाणु से जुड़ा है इसलिए उसकी संयोजकता 1 है। अब यहाँ देख लो आप H2O, O जो है हाइड्रोजन के कितने परमाणु से जुड़ा है, जो 2 लिखा है बच्चों ये H के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब H 2 है और O 1 है। एक ऑक्सीजन 2 H के साथ जुड़ा है, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता इसमें 2 है। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको ये सारा पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप योर स्टडी इन वेकेशन ऑल्सो।